हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे क्लास में आपका। तो जैसे कि हमने कल के क्लास में पढ़ा था, सिंधु सभ्यता के बारे में एकदम वो भी फनी तरीके से पढ़ा था, मजा के साथ। अब देखो बच्चे, हर चीज का तो फनी तरीका हो नहीं सकता। अब कुछ स्टैटिक भी चीजें हैं जिनको आज लेके चलते हैं। आज हम लोग के इस क्लास में सिंधु सभ्यता को खत्म कर लिया जाएगा, ठीक है? हाँ, इस क्लास में हम सिंधु सभ्यता को खत्म करेंगे। देन अब जो भी होगा इंदु और एक क्लास चलेगा, इसी क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब सभ्यताएं देख लेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। पिछला क्लास आप लोग किए होंगे, याद होगा, और रिवीजन करते रहिएगा। हर वीक के एक दिन बैठ के रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। आखिर सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या क्या थी? क्यों ये सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना फेमस? इसको ये भी कहा जाता है कि ये पहली शहरी सभ्यता थी। वर्ल्ड की सबसे पहली शहरी सभ्यता, विश्व की प्रथम शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। क्या इससे पहले कोई सभ्यता नहीं रही होगी? रही होगी बच्चा, लेकिन शहरी नहीं, इतने वेल मेंटेन्ड नहीं रही होगी। अब वेल मेंटेन्ड कैसे थे, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक दे रहा है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। अब इसकी क्या क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता, यह एक नगरीय, देखिए पहला लाइन यही है, यह एक नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सोचिए, आज के इतना साल पहले जो रोडवेज बनाए गए हैं, वेल मेंटेन्ड, एक दूसरे के समकोण पर काट रही है रोड, तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब उस टाइम, आज के इतने वर्षों पहले सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई बनाई गई हैं। सोच रहे हैं इंजीनियरिंग किस लेवल की है, टेक्नोलॉजी, टेक्निक किस लेवल की है। आज की सड़कें हैं, समकोण तो दूर बात है, सड़क ही कब आज बना कल गड्ढा है। हाँ, आज के सड़कों की एक खासियत है बाबू, काम लगेगा, मंत्री जी आने वाले होंगे, रहते रहते एकदम जेटी पिटा गया, वैसा रोड लगा कैसे बन गया। और मंत्री जी नहीं आने वाले हैं ना, तो वही रोड कब बनेगा कोई भरोसा नहीं है। गड्ढा पे गड्ढा खोदाइले, रोज लोग उसमें गिर के मर रहे हैं, लेकिन सरकार सरकार के इन क्या ही बोले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंधु घाटी सभ्यता से ही कुछ सीख लो भाई आप लोग। तो उस टाइम की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, जिससे कि हवाएं बस, ये क्यों इन सड़कों को समकोण पर काटते हुए क्यों बनाया गया है? जिससे कि जो हवाओं, जो जितने भी धूल कण है उस सड़क पर जितने भी धूल है, सब हवाओं के द्वारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, साफ। दिमाग देख रहे हैं आप? आगे देखते हैं। तथा इनकी जितनी भी नालियां थी, सब क्या थी, ढकी हुई थी। क्या थी बाबू? नालियां भी ढकी हुई थी। मतलब प्रॉपर वेल मेंटेन्ड एक सभ्यता चल रहा है। इनका समाज जो था बाबू, समाज की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की। तो इनके समाज 4 वर्गों में, कितने वर्गों में बटा था? 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी, व्यापारी को शिल्पकार कहा गया, तीसरा, चौथा श्रमिक। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज कितने भागों में बटा? 4। आज की जो ये आप लोग की है ना कि अलग अलग जातियों में बटी हुई समाज है, कि ये जात, वो जात, हई धर्म, हौ धर्म, ऐसा कुछ नहीं। कितना सुकून भरे लोग होंगे ना। आज तू लोग, भाई तू 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 हई जात है रे, हई बबुआन है रे, तो हई जदुआन है रे, तो ईरान है रे, यही सब तो कर रहे हो तुम। कोनो करे हम ईरान, तो कोनो करे हम बबुआन, जातिवाद। लेकिन पहले ही देखिए, आज के इतने वेल डेवलप्ड सब सिविलाइजेशन में जाति नाम की कोई जगह नहीं, धर्म नाम मतलब कोई ऐसा जगह नहीं। बस समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था सिंपली। एक जो पढ़े लिखे थे विद्वान, जो युद्ध लड़ रहे योद्धा, और तीसरा व्यापारी, और चौथा श्रमिक। 4 वर्गों में सिंधु घाटी सभ्यता का समाज बटा हुआ था। और इनकी जो समाज थी ना, मातृ सत्तात्मक थी। कैसी सत्तात्मक थी? मातृ मतलब जैसे आज के, अभी मातृ सत्तात्मक क्या होते हैं? जैसे आज के समाज में आपसे कोई पूछता है, हाँ बाबू आप किसके लड़के हो, तो आप अपने पिताजी का नाम बताते हैं। मतलब समाज में पिताजी लोगों की वैल्यू है। लेकिन उनके समाज में किसकी वैल्यू थी? मातृ सत्तात्मक, मम्मी के नाम की वैल्यू। समझ में आ रहा है? अभी आप कहीं जाओगे तो कोई भी पूछेगा, कहीं भी, मतलब गाँव, मामा के यहाँ कहीं भी गए तो तुम्हें, नहीं मामा घर छोड़ के बाबू, मामा घर ही एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ हमें लोग अपनी मम्मी के नाम से जाना करते, अपनी माँ के नाम से जाना। मामा यहाँ देखे केकर लइका हो, अच्छा फलनिया के। हमेशा मामा का घर ही एक मतलब ऐसा जगह है ना जहाँ लोग माँ के नाम से हमें जानते हैं। बाकी हर एक जगह जाइए हमारे सोसाइटी में, समाज में, लोग आपके पिता के नाम से हमें जानेंगे। इसे आज का जो समाज है ना, पितृसत्तात्मक है। लेकिन उस टाइम का समाज क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मातृसत्तात्मक समाज था। तथा इनकी जो लिपि थी, भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी बाबू? इनकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। और इनका मापतौल का जो, मापतौल हम लोग मापते हैं ना, इनका मापतौल का जो न्यूनतम वाट था 16 केजी था। सोचिए, हम नहीं आधा किलो चीनी लेते हैं, 250 ग्राम, 100 ग्राम चीनी दियो। उस सबका न्यूनतम मतलब मापने का जो न्यूनतम बटखरा था, बटखरा, बाट मतलब बटखरा, समझ में आ रहा है ना? तो
जो न्यूनतम बाट था, बटखरा था, वो 16 केजी, मैंने कम से कम 16 केजी। जस्ट इमेजिन बाबू, उस टाइम के लोग, यानी 16 किलो चावल दिया था, 16 किलो चीनी दिया था, उससे कम है ही नहीं मापने वाली चीज। तो सिंधु घाटी सभ्यता का न्यूनतम बटखरा कितना था? 16 केजी था। और सिंधुवासी जो थे विश्व में कपास के प्रथम, हमें कपास के बारे में ये ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड में कपास के प्रथम उत्पादक देश कौन थे? सिंधु। कौन थे? विश्व में कपास उगाने वाले प्रथम लोग कौन थे? सिंधु घाटी के लोग थे। कहाँ घाटी के? सिंधु घाटी के लोग थे बच्चों। अब हम इनके अर्थव्यवस्था तक हमने क्या बात किया? इनके समाज का बात किया। इनका समाज कितने भागों में बटा था? 4 भागों में। कौन कौन से? विद्वान, क्षत्रिय, व्यापारी और श्रमिक। मतलब बस 4, और कोई एक्स्ट्रा कोई बंटवारा नहीं। तभी तो इतना वेल डेवलप्ड है, नहीं तो जात पात होता तो वेल डेवलप होता क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो आगे, क्योंकि छोड़िए, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। ये लोग इनका जो अर्थव्यवस्था था उसका मुख्य आधार कृषि था बाबू, क्योंकि उस टाइम एग्रीकल्चर ही रहा होगा, इतना टेक्नोलॉजी, इतना इंडस्ट्री तो नहीं ना थी। तो उस टाइम क्या था? उसका उनके जो अर्थव्यवस्था था उसका मुख्य आधार कृषि था। और क्या केवल ये खेती ही किया करते थे? नहीं, इसके अलावा भी ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। क्या करते थे बच्चा? व्यापार कर रहे हैं। और उसके अलावा क्या कर रहे थे? पशुपालन। क्या करते थे? पशुपालन भी करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 टाइप के पेशा, यानी 3 टाइप के ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। पहला खेती कर रहे हैं, दूसरा व्यापार कर रहे हैं, और तीसरा पशुपालन कर रहे हैं। लेकिन मेन ऑक्यूपेशन कहा जाए, मेन पेशा कहा जाए तो क्या है? तो उनका मेन पेशा क्या है बाबू? कृषि है। क्या है? कृषि है। जैसे आप अभी आए हो जहां, पटना, दिल्ली, जहां भी हो आप, आपका मुख्य काम क्या है? पढ़ना। मेन काम आपका तो यही ना, मेन पेशा क्या है? पढ़ना है, पढ़ाई करना है। लेकिन अब आप इसको भी हैंडल कर लेते हो, उसको भी घुमा लेते हो, इधर दोस्तों के साथ चाय पानी भी कर लेते हो, तो ये भी तो काम करते हो। लेकिन इसके अलावा मेन काम हमारा क्या है? पढ़ना है। तो उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? मुख्य पेशा कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। लेकिन उसके अलावा वे व्यापार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। अब हम इनके घरों की बात करते हैं। तो इनके जो घर थे बाबू, पक्की ईंटों से बने हुए। सोचिए, उस टाइम के घर जो थे पक्की ईंटों से बने हुए थे, और आयताकार। कैसे बने हुए थे? आयताकार बने हुए थे। तथा इनके ईंटों का जो अनुपात था 4:2:1 था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का घर पक्की ईंटों से बना था, पक्की ईंटों से बना था। तथा पक्की ईंटों से बने होने के कारण, और पक्की ईंटों से बना तथा आयताकार था। कैसा था बाबू? आयताकार। तथा इस ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1। ये रहा हमारा सिंधु सभ्यता घरों के डेटा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें मेंशन नहीं है, थोड़ा सा बात सुनिए ध्यान से। अब एक बात किया जाए, और तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर मिले हैं, सबके घर जो, उनके जो दरवाजा है घर के, कहाँ मिला है? पीछे, सड़क के पीछे मिला है। सड़क के कहाँ मिला है? पीछे। लेकिन एकमात्र ऐसा शहर, बताइए, आप लोगों को समझाया जा चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर जिसका दरवाजा रोड के सामने खुलता था, कौन था? बताइए तो। लोथल। कौन था? लोथल। क्या था? क्यों? इसका कारण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो दरवाजा था, सभी सभी मतलब जितने भी शहर मिले, सभी सब शहरों के दरवाजे जो थे किधर खुल रहे थे? घर के, रोड के पीछे साइड। लेकिन एक ऐसा शहर जो लोथल है, लोथल का दरवाजा किधर खुल रहा है? रोड के साइड। ऐसा क्या कारण था? बता सकते हैं? राम जी बताइए, क्या कारण था? नहीं, क्योंकि वो एक व्यापारिक शहर था। बंदरगाह कहाँ है? लोथल में। तो व्यापारिक शहर होने के कारण वहां के लोगों का दरवाजा कहाँ था? रोड के सामने, ताकि तुरंत ही कपार पे बोरा उठाए, दाएं तरी पटक। अब घर के पीछे रहेगा तो इसे घूम के न जाना पड़ेगा। ऐसा मतलब ये ऐसा माना जाता है कि व्यापारिक शहर होने के कारण सिंधु घाटी शहर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ का ये ऐसा था। और एक क्वेश्चन और है, आप लोग बताया था मैंने कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी थे, 4 दीवारी से घिरी हुई थी, याद था ना? बड़े बड़े दीवारों से सिंधु सभ्यता घिरी हुई थी। हर एक शहर साइड साइड से दीवार से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। एक ऐसा कौन शहर था जो घिरा हुआ नहीं था? हाँ, चंदहुदड़ो। कौन था? चंदहुदड़ो। एक ऐसा शहर जो दीवार चारों साइड से दीवार से नहीं घिरा था, कौन था? चंदहुदड़ो। तो लोग मतलब ऐसा। और एक और बताइए, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर है, सड़कें हैं, सब एक दूसरे को समकोण काट रही हैं। समकोण काटने का फायदा कि ऑटोमेटिक समकोण रहेगा तो ऑटोमेटिकली हवा से सड़क क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ऐसा कौन शहर था जहाँ, ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन शहर था जहाँ की रोड बिल्कुल बर्बाद थी, मतलब खराब रोड थी, कोई समकोण नहीं, कुछ नहीं, नालियां भी ढकी हुई नहीं थी? बाकी सब शहर ऐसे ढकी हुई है, लेकिन ऐसा कौन सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था? पिछले क्लास में बताया जा चुका है, जो कि ना नालियां ढकी हुई है, ना रोड बढ़िया है, कुछ नहीं। एक चौपट शहर था। जैसे अभी हमारे बिहार की स्थिति चल रही है ना, उसी तरह उस टाइम भी एक बिहार था, जिसके
ऐसा तो सेम, हाँ, बनावली, बनवाली, बनावली कौन, नाम क्या है इसका, बनवाली, बनता हुआ नाम नजर आ रहा है, लेकिन मैं काम अगर बिगड़ लेना, नालिया टूटी फूटी जो वही वहीं से मिला है हम लोग को, लिपस्टिक मेकअप के सामान सब कहाँ से मिला, बनवाली से मिला। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो ये तो हो गया ईंटों का अनुपात कितना, 4:2:1। अब इनकी नगर जो थी, नगर योजना 2 भागों में उस टाइम पे बटी। ये ऊंच नीच का भेदभाव तो बाबू हमेशा रहा है। तो इनकी नगर योजना 2 भागों, पश्चिमी जो नगर का पश्चिमी भाग था उधर उच्च वर्ग रहा करते थे। नगर के पश्चिमी भाग में कौन रहा करते थे, उच्च वर्ग। और वहीं पूर्वी भाग की बात करें, किस भाग की बाबू, पूर्वी भाग की बात करें तो निम्न वर्ग रहा करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना था, तो पश्चिमी भाग में कौन थे, उच्च वर्ग थे, और जो पूर्वी भाग उधर कौन है, निम्न वर्ग है। अब एक बात और, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग शेर और घोड़ा से परिचित, शेर और घोड़ा से परिचित नहीं थे। उन्हें शेर का नॉलेज था, ना ही घोड़ा का नॉलेज था, परिचित नहीं थे। लेकिन अब परिचित नहीं थे, लेकिन यहाँ तो आप लोग को अवशेष याद है, लोथल और सुरकोटदा में पढ़ाया है मैंने पिछले क्लास में कि लोथल और सुरकोटदा में घोड़ों का अवशेष मिला है। जब परिचित नहीं थे तो अवशेष कैसे मिल गए, तो याद कीजिए, लोथल एक व्यापारिक शहर है, सुरकोटदा व्यापारिक शहर है। तो व्यापारिक शहर, अरबी व्यापारी आते थे अरब से, तो पैदल आते होंगे, क्या से आते होंगे, घोड़ा से। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो उन्हीं अरबी व्यापारियों के थे, जो बाहरी व्यापारी थे उन्हीं के। अब मान लीजिए आया होगा व्यापार करने, घोड़ा बीमार पड़ गया, घोड़ा के लग गया बुखार, तो घोड़ा उठा कपारी पे ले जाएगा, चल घोड़ा, नहीं। अब वो घोड़ा वहीं क्या हो गया, मर गया, तो ये बेचारा दफना दिया। तो यही कारण हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल और सुरकोटदा में घोड़ों के अवशेष मिलते हैं, क्योंकि और इसलिए ये ऐसा इसलिए माना जाता है कि जो भी अवशेष मिल रहे हैं किसके थे, बाहरी व्यापारी के थे, क्योंकि ये लोग उससे परिचित नहीं थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु यानी क्या लोहा से परिचित थे, नहीं परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से भी परिचित नहीं थे, तलवार से भी परिचित नहीं थे। सोचो भाई कितना गाय आदमी है सिंधु घाटी सभ्यता, कितने सीधे शांत आदमी है, वो तलवार से ही परिचित नहीं है। एक कारण ऐसा इसलिए भी, आगे हम लोग पढ़ेंगे, किसी ने कहा, छोड़िए आगे पढ़ेंगे तो देख लिया जाएगा, अभी नहीं बता रहे। तो यहाँ पे ये दोनों चीजों से परिचित नहीं थे, मतलब वो युद्ध वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। अब याद कीजिए, मैं ऑलरेडी पहले पढ़ाया हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर हैं सभी आज दीवार से क्या हुआ है, गिरा हुआ है। क्या कारण है कि बाहरी आक्रमण न हो, बाहरी आक्रमण न हो। एगो शहर था बनावली, नाम था बनावली, सब काम का था चौपट, तो ऊपर पता था कि हम तो आसानी चौपट है, क्या आक्रमण करेगा हमारा, तो उसका अगल बगल से घिरा हुआ नहीं था। तो यहां तक क्लियर। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित थे, बिल्कुल नहीं थे। तलवार से परिचित थे, बिल्कुल नहीं थे। शेर से नहीं थे, घोड़ा से नहीं थे, गाय से थे, एक सिंह वाला परिचित थे, हाँ बहुत बढ़िया। पशुपति शिव से, कांसे की मूर्ति, नर्तकी, ये सब मिला, याद है ना आपको। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का बात यहां तक बात करें तो ये हमारा कुछ मुख्य बिंदु था जो हमने अभी कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं आगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग सभी शहर हमने कंप्लीट किया। याद है हड़प्पा का खोज किसने किया था, हड़प्पा का खोज किसने किया था, मोहनजोदाड़ो एक शहर है सर। हड़प्पा का खोज, मैं बोला हड़प्पा का खोज की आवाज आ रहा है मोहनजोदाड़ो ने, बात ही खत्म भाई, पूरा टीचिंग कैरेक्टर पे। अभी तो क्या मन कर रहा है पता है, इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तो देश कौन संभालेगा। सोच रहे हैं इसी को देखते हुए हम नहीं दे रहे हैं, जो आपका आंसर था वो इस्तीफे वाला था। हड़प्पा का खोज याद है, ट्रिक से मैंने बताया था। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान हमारा लड़का है, हमारा बेटा है, हम जब मन तब उसको क्या कर सकते हैं, हड़प सकते हैं। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में हमारा बेटा, तो हम जब मन तब उसको क्या कर सकते हैं, हड़प सकते हैं। लेकिन हमको क्या आ जाता है, बाप को क्या आएगा, दया, बाप को क्या आएगा। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम, क्या याद हो गया था। ये पिछला क्लास में ट्रिक में सारा चीज है, मैंने सभी शहरों के, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर मिले सबका नाम आपको ट्रिक वाइज याद कराया गया है। देखिए एगो बता के एकदम कुर्ता बढ़िया कर रहे हैं, अब बता दिए हैं, अब की यूपीएससी फिक्स। चलिए बच्चों, तो यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता जो स्टैटिक चीजें थी हमने देख ली, और भी जितनी चीजें थी हमने देख ली। अब हम देखेंगे आखिर इतनी बढ़िया सभ्यता, इतना वेल डेवलप्ड सभ्यता खत्म कैसे, कुछ तो कारण रहा होगा ना। इतना बढ़िया वेल डेवलप्ड है, सब वेल मैनेज्ड है, फिर खत्म हुआ कैसे। जो अच्छा बताइए, हम हैं, हमको एक जोर से एक लात मारा खींच के, हम बोले हम नहीं मारेंगे जाओ, तो कोई हमको मारेगा, हाँ कौन पागल होगा तो एक लात और मारेगा, फिर वो हम नहीं मारेंगे जाओ, नहीं मारेंगे, तो वो खुद नहीं मारेगा। तो ये लोग तो भाई तलवार से ही परिचित नहीं है, क्या ये युद्ध कर रहे होंगे, बिल्कुल जो युद्ध ही नहीं कर रहा है, तो आखिर ये सभ्यता सडनली खत्म, इतनी बड़ी सभ्यता खत्म कैसे हुई। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में,
मोहनजोदाड़ो। क्यों? क्योंकि वहां से बहुत सारे हड्डियों के अवशेष मिले हैं और एक ही जगह मिले हैं। तो आखिर इतने एक जगह में, मोहनजोदाड़ो में एक ही जगह ऐसे हड्डियों के अवशेष मिले हैं, उसका कारण क्या रहा? आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कैसे हुई? तो आइए जानते हैं कि अब सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म होने का कारण क्या है। तो बच्चों, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई, अलग अलग रीजन दिया है अपने ख्याल से। क्योंकि देखिए, आद्य ऐतिहासिक पीरियड में ये सभ्यता आ रहा है, उस सभ्यता में लिखा तो गया है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। तो पढ़ा नहीं गया तो जो लोग अकॉर्डिंग बता रहा है सब। तो पहले जो है गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर ने बताया है कि ऐसा लगता है जैसे कि देखिए, एक ही मोहनजोदाड़ो का जो कहानी है, एक ही बार में हजारों लोग मरे पड़े हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण, माने बाहरी से कोई आक्रमण हुआ। उस टाइम याद है, आर्य के बारे में भी आगे पढ़ना है। उस टाइम आर्य आ रहे, तो आर्यों ने आक्रमण कर दिया था, जिस वजह से लगातार लोगों को मार दिया गया था। ये तो बेचारा गाय था सब, सिंधु घाटी सभ्यता वाले तो गाय थे, क्योंकि जो तलवार के बारे में नहीं जानता वो युद्ध करता होगा? नहीं करता होगा। तो ये सब बाहर से आक्रमण करके मार दिया। आर्यो या बाह्य, ये देखिए गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर ने ये कहा कि बाह्य आक्रमण या तो हुआ या आर्यों ने, किसने? आर्यों के आक्रमण के कारण इन्हें मारा गया। ये जो सभ्यता है ये क्या हो गई? खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब अगले विद्वान आते हैं, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट अर्नेस्ट एवं एस आर राव। कौन कौन आ रहे बाबू? जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस आर राव। इनका नाम याद रखना था कि यही रीजन को वैलिड माना जाता है। इन्होंने कहा कि सडनली ये एक नदी के किनारे थी, सिंधु नदी, सडनली क्या आ गया? बाढ़ आ गया, और बाढ़ आने के कारण लोग ऐसे ही क्या हो गए? दब गए, पानी में जलमग्न होकर मर गए। ऐसा अब सबसे ज्यादा वैलिड इसी कारण को माना जाता है। एग्जाम में भी अगर आता है सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म होने का कारण क्या था, तो आप किसको टिक करोगे? बाढ़ को टिक करोगे। अगर ये चारों ऑप्शन रहेगा तो फिर आप वहां विद्वान का नाम होगा, देख लेना कि इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता होने का कारण क्या था। तो जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं कौन कौन बाबू? जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस आर राव के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता, ये वेल मेंटेन सभ्यता का खत्म होने का कारण क्या था? बाढ़ था। क्या था? बाढ़ था। अगले आए ऑरेल स्टेन और अमलानंद घोष। ये अलगे बहु वाला बात कर रहा है, जलवायु परिवर्तन हो गया था, सब सभ्यता बीत गया। अब एगो बात बताओ बाबू, मैंने जलवायु परिवर्तन के बाद गर्मी से ठंडा हो रहा है तेरी। जलवायु माने क्या होता है? कम से कम चेंज होने में टाइम लगे, कितना साल? 30-40। आई कह रहे जलवायु परिवर्तन हो गया है, क्या मर गया सब एक तेरी। पॉसिबल लग रहा है? ये वैलिड रीजन नहीं लगता है। ये तो इनका कुछ परसेंट सही लगता है, ये बिल्कुल सही, इनका बातों को मान्यता भी है। हालांकि तो आरएल स्टाइन और अमलानंद घोष लोग कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो गया, क्लाइमेट चेंज हुआ, जिस वजह से ये लोग क्या हो गए? खत्म हो गई ये सभ्यता। अगला आ रहे हैं एम आर शाहनी। इन्होंने कहा कि या तो भौतिक परिवर्तन हुआ है, जल मग्न हो गया है। क्या हो गया है? जल मग्न हो गया है। जलमग्न लिख दे, नहीं जलमग्न नहीं बोल सकते। भौतिक परिवर्तन, जलपान हो गया, मतलब कि सडनली चेंजेस हुआ जिस वजह से घस गया, मर गया, ऐसा कि ये भी कुछ है। अगला है जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। इनका कहना है कि प्रशासनिक स्थिरता आ गई। क्या है? अब ये प्रशासनिक स्थिरता क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कोई इनको देखने वाला नहीं है, मतलब कोई राजा नहीं बचा इनका, समझ में आ रहा है? और इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। सडनली इस वजह से प्रशासन में कोई सुधार ना होने के कारण, जैसे मन तैसे जीने के कारण की क्या हो गई? सडनली ये सभ्यता धीरे धीरे खत्म। इतना वेल मेंटेन सभ्यता है, ऐसा लग रहा है कि प्रशासनिक स्थिरता आ गई होगी, पॉसिबल ही नहीं। अब आते हैं क्यू आर कैनेडी। अभी कैनेडिया क्या कहते हैं देखते हैं हम लोग। कैनेडी जी कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा आ गई। अब प्राकृतिक आपदा मतलब उनका कहना है प्राकृतिक आपदा ये नहीं कि बाढ़ हो, ये बोल रहे हैं कि जैसे कि मलेरिया या महामारी फैल गई। तो ये भी हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि या तो कोई बीमारी आ गई, सडनली सभी लोग क्या हो रहे हैं? मर गए। तभी तो मोहनजोदाड़ो से इतना भारी मात्रा में बॉडीज मिले, कंकाल मिले, हो सकता है। लेकिन सबसे वैलिड किसको माना जाता है? बाढ़ को। अब एग्जाम में आएगा किसके अनुसार बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई? खत्म हो गई, समाप्त हो गई। तो किसके अनुसार? जॉन मार्शल होंगे, या तो अर्नेस्ट होंगे, या एस आर राव होंगे। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है बाबू कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने का, समाप्त होने का कारण अलग अलग है। लेकिन सबसे वैलिड रीजन ये वाला माना जाता है कि बाढ़ की वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये वेल मेंटेन सभ्यता क्या होगी? समाप्त होगी। तो बाबू ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक क्या होता है यहाँ पे? खत्म। अच्छा एक बात बताइए, ये एशिया में तो ये सभ्यता चल रही थी, भारत में ये सभ्यता चल रही थी, क्या उस टाइम जब ये सिविलाइजेशन चल रही है तो क्या वर्ल्ड के और जगहों पर, विश्व के और जगह पर और भी तो कोई सभ्यता चल रही होगी कि केवल सिंधु घाटी सभ्यता थी? नहीं। अभी हमने कहा ना, सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा नाम से कौन बुलाता था?
हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये भी तो एक सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। आइए अब एक-एक करके इन सभ्यताओं के बारे में भी थोड़ा-थोड़ा जान लेते हैं। पूरा तो नहीं जानेंगे क्योंकि हमारे दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से कोई वैलिड नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो जाता है समाप्त। हमने जीरो लेवल से स्टार्ट किया सिंधु घाटी सभ्यता को, जीरो लेवल से एकदम, कैसे आई सिंधु घाटी सभ्यता, कहाँ से आई, कैसे खत्म हुई, सब चीज एक-एक करके, किसके अनुसार कैसे खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब अगली सभ्यताओं को देखते हैं। चलिए आइए देखें। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता तो हमारी खत्म हो गई, उसके समकालीन और भी सभ्यताएं थी। समकालीन का मतलब जब ये सभ्यता इंडिया की तरफ चल रहा था तो ये सब सभ्यताएं भी उधर चल रही हैं। तो अब हम देखते हैं अगली सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि 10,000 ईसा पूर्व की सभ्यता रही है। अब ये जो है ना बाबू, यही है विश्व की सबसे पहली सभ्यता, विश्व की सबसे पहली सभ्यता है। तो सर वो तो ओकरों में कहे थे विश्व की सबसे पहली के, दूसरा का कौन है? नहीं, वो शहरी सभ्यता थी, वो वेल डेवलप्ड लोग थे। विश्व की अगर शहरी की बात करेगा तो आप उसको ले लोगे, लेकिन अगर बात करेगा विश्व की सबसे पहली सभ्यता तो मेसोपोटामिया की। ग्रामीण पूछे चाहे नहीं, खाली अगर पूछ दे कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन है, तो अब ये नहीं हो, अगर शहरी दे दिया है तब आप मारेंगे, लेकिन कुछ देवे नहीं किया तो किसको मारेंगे? मेसोपोटामिया मारेंगे, छुरा मारेंगे, टिक मारिएगा। ना तो पता चला एग्जाम हॉल में लेके चल गए AK-47, हाँ कौन बोलेगा मारना है, सर मारे कहें। तो आगे देखते, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग 10,000 पूर्व है। अब इसकी बात करें तो विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता, कैसी सभ्यता है ये? ग्रामीण। अब इसका विकास कहाँ हुआ? तो इराक में हुआ है बाबू। कहाँ पे हुआ है? इराक में। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। चलिए कोई बात नहीं। तो इराक में कहाँ हुआ है? इराक में। और इराक में कहाँ पे? तो टिग्रिस तथा यूफ्रेटस नदी के बीचों बीच। अब दो नदियां हैं जिसके बीच में एक सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन कौन सी नदियां? तो एक है टिग्रिस नदी और एक यूफ्रेटस नदी। इसका देखिए अब कारण क्या है। जो पहले की सभ्यताएं थी हमेशा नदियों के आसपास से मिल रही कि नहीं मिल रही, उसका कारण क्या है? पहले मोटर का जमाना नहीं था, चापाकल नहीं था, लोग पानी के लिए किस पे डिपेंड थे पूरी तरह से? नदियों पे। जैसे हड़प्पा की खोज किसने की थी? सर मोहनजोदाड़ो ने। उसी तरह लोग पानी के लिए डिपेंड थे मरुस्थल पे ना। दयाराम साहब ने गलती से कर दिया होगा तो ना, चलिए कोई बात नहीं। तो बाबू यहाँ पे बात ये आ गया ना कि अधिकतर पहले जितनी सभ्यताएं मिलेंगी आपको किस मिलेंगी? दो नदियों के आसपास से मिलेंगी, क्योंकि लोग पूरी तरह से पानी के लिए उसी पे डिपेंड हैं। दो नदी है टिग्रिस और यूफ्रेटस, उसी के बीच में ये मिल रही है आपको। कौन सा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन ये एक दो बार कहीं कहीं आएगा भी तो यही आएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच में है? तो पहला क्या है? टिग्रिस, और दूसरा क्या है? यूफ्रेटस। यूफ्रेटस का एक और नाम है दजला फर्रात। क्या नाम है? दजला फर्रात। यूफ्रेटस नदी का एक और नाम है जिसका नाम क्या है? दजला फरात है। हाँ जब जगिए तब सवेरा आइए बैठिए। तो आगे बात करते हैं। तो दजला फरात नदियों के मध्य, अब तो एक चीज कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया होगा कि जितने भी पहले के जो सिविलाइजेशंस थे, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, चाहे ये हो गया, ये नदी के आसपास क्यों मिल रहे हैं? समरसेबुल के जमाना नहीं था, नहीं के। तो ये कारण था कि जितना सभ्यता हुआ सब इधर ही मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ की मिट्टी जो है अत्यधिक उपजाऊ है, जाहिर सी बात है, कोई भी नदी के आसपास की मिट्टी क्या रहेगी? उपजाऊ। उसका कारण क्या होता है? पानी मिलने से उपजाऊ हो जाएगा। मान लीजिए हम गुजरात में ले जाके कच्छ के रण में पानी भरपूर छोड़ दें, हाँ हाँ देखिए पकड़ रहे हैं। एलुवियल सॉइल सुने हैं ना? तो वही एलुवियल सॉइल, जो हमेशा जब पानी आएगा ना तो नई नई अपने साथ मिट्टी लाता है पहाड़ों से काट के, जिसे एलुवियल सॉइल कहा जाता है, एलुवियल मिट्टी। तो उसको लाएगा तो उधर हमेशा मिट्टी अपडेट होगा, तो उसकी फर्टिलिटी क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। तो यही कारण है। तो ये मिट्टी अधिक उपजाऊ है। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ये तो आप नोटिस कर, सिंधु घाटी सभ्यता में भी उसका मुख्य आधार कृषि था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या कर रहे थे? और दो काम कर रहे थे, एक तो व्यापार कर रहे थे, दूसरा का पशुपालन। अब उस टाइम तो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, यही कारण है कि जितने भी सभ्यताएं हैं सब पहले क्या पे आधारित था? खेती पे आधारित था। और एक काम, इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिगुरत। अब ये एक मेसोपोटामिया इराक का एक भाषा है जिगुरत, जिसका अर्थ क्या होता है? मंदिर। आगे मेसोपोटामिया सभ्यता के चार भाग थे, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैल्डिया की सभ्यता। अब ये बेबीलोन की सभ्यता, झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में। झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में। आई थिंक सिकंदर जो था, सिकंदर का नाम सुने हैं? विश्व विजेता सिकंदर। तो विश्व विजेता था तो मगध को कहे नहीं जीता? मगध जीतना चाहिए था ना, नहीं जीता। क्या है?
डरा के भाग गया। इसके कहानी मगध में देख लिया जाएगा। उस टाइम जब सिकंदर आया था तो आप सुने होंगे, इसके पीछे बहुत सारी अवधारणाएं भी हैं हालांकि, लेकिन सिकंदर जब आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। हाँ सही पकड़े हैं, चाणक्य। तो चाणक्य के कारण ही, चाणक्य ने ऐसी अफवाह, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज मिलेंगे आपको, अफवाह फैलाई। उस टाइम एक नदी थी, याद आ रहा है? वो नदी उफान पे भी थी, तो उन्होंने ऐसा समझाया गया, चाणक्य ने ऐसा अफवाह फैला दिया कि ये नदी आज तक के पार नहीं किया, जो गया वो। तो ऐसा ऐसा अफवाह कारण सिकंदर की सेना लगातार जितनी भी युद्ध, वो पढ़ेंगे तो उधर देखेंगे अभी, ये टॉपिक पे रहना चाहेंगे, जितना भी सिकंदर युद्ध लड़ा था ना, सब क्या हो गया था, लगातार जीतते गए। लेकिन जब वापस लौट रहा था तो एक बीमारी कारण क्या हो गया, मर गया। यही कारण है कि ऐसा बहुत सारे बुक्स में भी, मान्यताओं में भी है कि जो उसकी माँ थी उसने एक श्राप दिया था कि जहां पे ये मरा है ना मेरा लड़का, वो जगह कभी भी खुशहाली से नहीं रह सकता। और यही कारण है कि वो जगह आज तक खुशहाली से नहीं। वो जगह कौन है? हाँ बोलिए। अफगानिस्तान। मैं बेटवे के ले लीजिएगा। अफगानिस्तान। वो आज देखे अफगानिस्तान में अभी किसका कब्जा है, देख रहे हैं स्थिति क्या चल रहा है अफगानिस्तान का। वो सब कब्जा कर लिया, क्या नाम है उसका? अफगानिस्तान पर किसका कब्जा है? तालिबानियों का। वो सब अलग ही किस्सा चलता है, वो पढ़ाई लिखाई से कोनो मतलब आराम से। अब जब कब्जा किया तो एक वीडियो वायरल हुआ था, हवाई जहाज बैठ के उड़ा दिया हवाई जहाज। अब पूछ रहे लैंड कैसे होगा, अभी लैंड कैसे होगा पता नहीं, उसको उड़ा रहा है आराम से। फिर बहुत दिक्कत हुआ था देन। लेकिन हमारा अफगानिस्तान से रिलेशन क्या रहा, इंडिया का अच्छा रहा, ताकि बेटवा के चलते उसको मैनेज करना है ना, इसी कारण। चलिए टॉपिक पे आते हैं इधर। जब तो इधर देखिए, आज तक इस सब टॉपिकों से बहुत रेयर ही एग्जाम, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आएगा भी तो कहां से आएगा, तो मेसोपोटामिया सभ्यता कितने ईस्वी पुराना थी? 10,000 ईस्वी पुराना थी। और ये किस नदियों के बीच में है? टिग्रिस एवं यूफ्रेटस। यूफ्रेटस का एक और नाम दजला, फर्रात। और ये किस देश में है? इराक में। बस यहां से यही क्वेश्चन आ सकता है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने भागों में बटी हुई थी? 4 भागों में। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया और कोल्डिया। ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? बेबी, अरे याद नहीं हुआ? बेबी झूलेगी, झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन। अब आते हैं मिस्र की सभ्यता। ये भी 2100 ईस्वी पुरानी है। ये मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है। कहाँ है? मिस्र की। अब इस सभ्यता को नील नदी का देन कहा जाता है। इस सभ्यता को, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन। यहाँ एक और क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट, वन डे एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ। नील नदी का देन किस देश को कहा जाता है? नील नदी का देन किस देश को कहा जाएगा? मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। अभी पिछला वीडियो असम के बाढ़ पे बनाए थे, तो अब एक क्वेश्चन बताइए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? हाँ ये याद है, बिहार के बारे में जानकारी इकट्ठा किए हैं लोग। विश्वासघाती नदी। महाराज गंगा के विश्वासघाती कह रहे हैं। कहा मन है वही में बताइए। अभी कहाँ पे चल रहा था, हजारों लोग जाके नहाए थे कुंभ मेला में, आप हम जाके डुबकी लगा के आए, विश्वासघाती बता रहे हैं, आप बताइए। कोसी को ही विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? वो जो हम मंतव अपना रास्ता बदल लेती है। आज यस चलेगी, देखिए सब बाढ़ आया कोसी का, बार बार कोसी कारण बिहार में बाढ़ आता है। अब देखिए क्या सब शिफ्ट हो गया होने, रास्ता बदलो है ना, चलो कोसी होने चल गई। हमेशा रास्ता अपना बदलते रहते, इसी कारण ये वजह होता है। तो इसमें कोई टॉपिक में दिक्कत? मेसोपोटामिया की सभ्यता 2 नदियों के बीच में पाई जा रही है। कौन कौन? टिग्रिस, यूफ्रेटस। नमो तनी अजीब है ना। इसको हम जब ट्रिक वाला वीडियो लाएंगे, सारे ट्रिक्स में इनको ट्रिक से भी याद करवाया जाएगा। अभी फिलहाल टिग्रिस और यूफ्रेटस के बीच में दजला, फरात, यूफ्रेटस का दूसरा नाम है। बाकी सब इसमें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से मेन याद रखेंगे, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विश्व की पहली सभ्यता कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन अब इसमें ना विश्व की पहली सभ्यता पूछा ना ग्रामीण लगाया ना शहरी, खाली पूछा पहला सभ्यता कौन। लेकिन अगर वहीं पूछेगा विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन थी, तब आप बोलेंगे सिंधु सभ्यता। अब विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया किस देश में है? इराक। किन 2 नदियों के बीच? टिग्रिस और यूफ्रेटस। यूफ्रेटस का दूसरा का नाम क्या है? दजला, फर्रात। इस तरीके से ये लेसन हमारा कंप्लीट। अभी हमने देखा मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने 2 सभ्यता देख लिया जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ चल रही है, जिसे समकालीन सभ्यता कहा जाता है। अब ये भी एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता के नाम, तो आप देख लीजिए, तो बहुत सारे सभ्यता। अब अगला सभ्यता है रोम की सभ्यता। अब रोम की सभ्यता जो है इटली में है। कहां पे? इटली में ये विकसित हुआ था। अब इसमें देखिए ज्यादा कुछ याद रखने, इसमें एक राजा थे जो कि बहुत फेमस थे, 2 लोग, एक जूलियस सीजर एंड दूसरा अगस्टस। रोम की सभ्यता के 2 फेमस राजा थे जिनका नाम जूलियस सीजर, अगस्टस। ये फेमस क्यों थे? इसके पीछे की भी एक कहानी है। इन्होंने बहुत सारे वार्स लड़े,
जो कि ना सैनिक के बल पे नहीं लड़े जीते थे, वो खुद के बल पे, खुद के दिमाग से जीते हुए वार्स थे। इस वजह से वो अपने इस रोम की सभ्यता में फेमस थे। तो रोम की सभ्यता के दो फेमस राजा कौन कौन थे? जूलियस सीजस एंड अगस्टस, जूलियस सीजर और अगस्टस। अब जूलियस सीजर नामक, और ये भी ध्यान रखिए, इतना बढ़िया राजा था, बहादुर था ना, बिना सैनिक के लड़ रहा है, जीत रहा है युद्ध। तो ये मरा कैसे? जब भी कोई बहादुर मरा है, कैसे मरा? कोई अपनों ने विश्वासघात किया है। देखिए विश्वासघात के ढेर दुख है उनका। तो विश्वासघात किया, तो इनके मंत्रिमंडल ने इन्हें क्या कर दिया था? मार दिया। जूलियस सीजर को मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया था? इन्हीं के मंत्रिमंडल ने इन्हें ही मार दिया। ताकि मंत्रियों पर भरोसा है भाई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि साजिश और इन्हें मार दिया गया था। अब इसी से इंस्पायर्ड होके हमारे जो विलियम शेक्सपियर साहब हैं, उन्होंने इन्हीं पे एक नाटक लिखा, जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर। ये किस राजा, कहाँ के राजा के नाटक लिखा गया है? तो रोम की सभ्यता के एक राजा थे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक। और इनको मारा किसने? इन्हीं के मंत्री मंडल के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? लेकिन इतना डीप में दादाजी खोजी ज्ञानी नहीं बनना है। आप लोग को बस एग्जाम के लिए ये पता होना चाहिए कभी कितना ईस्वी पूर्व है। इसके समकालीन अगर पूछेगा, रोम की सभ्यता के समकालीन भारत में कौन सी सभ्यता चल रही थी? सिंधु घाटी सभ्यता। अब आ रहे हैं स्पार्टा की सभ्यता पे। कौन सी सभ्यता? स्पार्टा। ये भी एक बहुत ही छोटी सभ्यता थी। स्पार्टा की सभ्यता बहुत छोटी थी, जो कि ग्रीस में थी। कहां पे थी? ग्रीस में। अब जैसे देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत किसने किया था? सिकंदर ने। जा रहा था वो, सिकंदर का एक ही थ्योरी था, उसके जो उसने जिस चीज को ठान लिया वो करने वाला। तो जा रहा था उसने मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये ठीक नहीं लग रहा ना, उसको सीधे मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत कर दिया उसने, और उसकी जगह पर उसने एक सभ्यता थोपा जिसे ग्रीस की सभ्यता कहा। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत किसने किया था? सिकंदरवा ने किया था, और वहां पे आ गया ग्रीस की सभ्यता उसी की जगह पे। तो स्पार्टा की जो सभ्यता थी वह भी कहां थी? ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था स्पार्टा। और वो फेमस क्यों है? अपने बहादुर सैनिकों के लिए। अब कोई भी बहादुर क्यों बनेगा? कहो मैनेज करता है इसलिए। तो बहादुर बनने का कारण क्या है? स्पार्टा के पास मात्र 300 सैनिक थे। एक युद्ध हुआ जिसके युद्ध में मात्र कितने सैनिक थे? 300। वहीं अगर बात किया जाए लियोनाइड्स के नेतृत्व वाली ग्रीस की जो सेना थी, वहां पे कितने सैनिक थे? 20,000। और इन 300 सैनिकों ने लियोनाइड्स के 20,000 सैनिक को क्या कर दिया? सोच रहे हैं, 300 सैनिक हैं मात्र, और उधर कितने सैनिक थे? स्पार्टा के इन 300 बहादुर सैनिक, और इसी युद्ध से ये स्पार्टा क्या हो गया? फेमस हो गया। क्या हो गया? फेमस। ये सैनिक इतने बहादुर थे। फिर धीरे धीरे ये सभ्यता क्या हो गई? विलीन हो गई। फिर आ रही एक छोटी सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी को एक और नाम है, बता सकते हैं आप लोग? पीली नदी कहाँ पे है? हांगो नदी कहाँ है? बिस्कुटिया खाता है सब कौन? हाँ, चाइना। देखिए एकदम खाना से याद रखे हो। तो ये सब पीली नदी की सभ्यता जो थी चाइना में थी। ये क्यों फेमस थी? तो ये अपनी उपजाऊ भूमि के लिए फेमस थी। क्यों फेमस थी? उपजाऊ भूमि के लिए। तो आज हमारा जो है आद्य ऐतिहासिक काल क्या हो गया? खत्म हो गया। आद्य ऐतिहासिक काल में हमने मेन दो सभ्यताओं को देखा। सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के 3-4 नाम बता सकते हैं आप लोग? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और बोलिए? मेलुहा। मेलुहा कौन बोला था? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेलुहा का है मेसोपोटामिया की सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या है? मेलुहा है। और का है मेलुहा का है? ये कपास की एक टाइप है, उसके आधार पर इन्होंने इसे क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। तो ये टॉपिक पूरी तरह से आपका क्या हो गया? कंप्लीट। अभी हमारा दो टॉपिक, आद्य ऐतिहासिक काल और पाषाण काल, हमने ऑलरेडी खत्म कर रखे। अब इन दोनों से क्वेश्चन आंसर्स, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, उनके एनालिसिस किया जाएगा एक दिन बैठ के, सब सारे क्वेश्चंस का। तो अब बात करते हैं अगला टॉपिक जो हमारा ऐतिहासिक काल शुरू होगा। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। तब तक आप लोग पढ़ाई के प्रति सीरियस रहिए। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आप लोग के मन में विचार था, कुछ बोलिए। क्या बोल रहे हैं? नहीं विचार है, विचार खत्म हो गया। चलिए देखिए, अभी हम लोग जैसे क्लास चल रहा था उधर बातें चल रही थी। क्या बातें चल रही थी? तो मन नहीं लग रहा है तो कुछ तो उपाय चाहिए ना सर। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो मन लगने के लिए उनको टाइम पास क्या दिखा कि हाँ वहां लगेंगे, 2 मिनट बतिया लेंगे, तनी से कौन सा पढ़ गया घट जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 2 मिनट बतियाने जाएंगे तो कितना मिनट? 2 मिनट हो जाएगा 2 घंटा। पता है आपको? तो अब काहे बर्बाद हो रहे हैं फिर बिना काम के? 2 मिनट 2 घंटा में बदलेगा। और 2 घंटा जो ये 2 घंटा बदला, उसके बाद अभी 2 घंटा का अवसर आधा घंटा रहेगा। तो पढ़ाई से सीधे आपका ध्यान धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो इधर उधर नहीं भटकना है। अब देखिए, हाँ, बाबू सोना के चक्कर, सब लोग अब धीरे धीरे ज्ञानी हो गया है। बाबू सोना के चक्कर में नहीं रहना, इधर बहुत ऐसा सोना महंगा है। अब महंगा चीज ज्यादा कभी कभी हार्मफुल हो जाता है। बाकी मेहनत करते रहिए। अभी देखा होगा आपने, देखिए अभी हम लोग के मन में एक चीज आ जाता है कि कम सीट है तो नहीं निकलेगा, आ जाता है ना।
किसी भी चीज कोई वैकेंसी निकले, ऐसे 10 को सीट है निकलेगा, छोड़, ऐसा हो जाता है। तो अभी आप बिहार इलेक्शन से सीख सकते हैं। प्रशांत किशोर नाम तो सुने ही हो, जन स्वराज। टोटल बिहार इलेक्शन हुआ, उस 243 सीटों में उन्हें एक भी सीट मिला नहीं मिला। लेकिन वहीं जॉन स्वराज 243 सीट में एको सीट नहीं मिला, लेकिन वहीं अभी उपचुनाव में एगो सीट था बिहार में, और लड़े और वो जीते। जरूरी नहीं है कि भीड़ में ही पास हो, अगर एक सीट हो तो उस पर भी हमें लड़ना है। और भाई जब हम अगर शिद्दत से लड़े और ईमानदारी से लड़े ना, तो वो एक सीट किसका होगा, हमारा ही होगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।